ओके, सो हमने मोशन इन 2D पढ़ना शुरू किया था। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात की थी। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे थे। फॉर्मूलाज किस किस से रिलेटेड थे? फॉर्मूलाज रिलेटेड थे उसकी रेंज से, कि कहाँ जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है वहां से कितनी दूर जाके गिरेगा। फर्स्ट थिंग रेंज, मैक्सिमम हाइट कि वो कितना ऊपर तक जाएगा, और तीसरा उसका टाइम पीरियड कि उसको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक वो हवा में रहेगा। उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। यहाँ पे यू एक्स यू वाई जो था वो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, यू वाई इज वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, थीटा वाज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द प्रोजेक्शन, यू इनिशियल स्पीड। इससे हमने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे और यहाँ से हमने कुछ इसके रिलेशंस भी देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। उसके बाद हमने मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज से रिलेटेड बातें करी थी। हमने बोला कि मैक्सिमम हाइट कब अचीव हो सकती है, जब आप किसी पार्टिकल को बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंको, मतलब वर्टिकली ऊपर, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल पे आप उसको ऊपर की तरफ फेंकिए तो वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट अचीव होगी जब थीटा 90 डिग्री है। सिमिलरली हमने रेंज की बात की थी। रेंज के केस में हमने पाया था कि आप जब किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां पे जो रेंज मिलेगी वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। ये दो बातें हमने यहाँ पे करी थी। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। देन हमने बात करी थी वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी और पोजीशन कैसे लिखी जाए। तो हमने वेलोसिटी की बात यहाँ पे कर ली थी। हम बोल रहे थे कि वेलोसिटी किसी भी टाइम पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है यू साइन थीटा माइनस जी टी के करस्पॉन्डिंग। तो ये जो बात आपने यहाँ लिखी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है यहाँ पे अच्छे से। हमने नेट वेलोसिटी लिखने का तरीका बताया कि नेट वेलोसिटी कैसे लिखी जा सकती है। तो आई और जे में नेट वेलोसिटी लिख लीजिए। अगर आपको नेट स्पीड पूछी जाए तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इस तरीके से किया जा सकता है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आया था यू कॉस थीटा इनटू टी से। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया था पूरा ऐसा। अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सारी बातें अपन ने करी। हमने फिर एक बात नोटिस करी कि जो मैक्सिमम हाइट होती है जब ये प्रोजेक्टाइल किया गया, तो दिस मैक्सिमम हाइट, इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है। वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। पर स्टेटमेंट में क्या होता है, कई बार पूछा होता है कि एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम पॉइंट या टॉप पॉइंट नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेट वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट या वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो, एक्स डायरेक्शन में तो है, तभी तो वो आगे चल पा रहे, यहाँ से आगे चल पा रहे। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है उस पॉइंट पे, लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। हमने एक क्वेश्चन यहाँ से देखा था जिसमें बात कर रहे थे कि t इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताइए। इनिशियल सारी चीजें आपको दे रखी थी, आपने ऐसे कैलकुलेट किया था दोनों तरफ फॉर्मूला लगा के। पता चला था कि t इक्वल टू 2 पे ये मैक्सिमम पोजीशन पे था, मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लिए थे। ओके, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने पास और हैं। देखिए कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि एक कैनन है या एक फाउंटेन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेट्स से फाउंटेन इज देयर। एक फाउंटेन है, उस फाउंटेन से उस फाउंटेन से जो वाटर निकल रहा है वो 30 डिग्री एंगल पे गिर रहा है, और जो स्पीड है वो स्पीड यहाँ पे दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है। आपसे पूछा गया कि बताइए ग्राउंड का वो एरिया जो यहाँ पे वेट हो जाएगा या जिस पे पानी गिरेगा, द वेट एरिया ऑफ ग्राउंड, द वेट एरिया ऑफ ग्राउंड। और इसमें क्या बोला गया है कि ये जो फाउंटेन से पानी निकल रहा है ये हर डायरेक्शन में गिर रहा है।
हर डायरेक्शन में पानी गिर रहा है, इधर भी पानी ऐसे निकल रहा होगा, उधर पीछे की तरफ भी ऐसे निकल रहा होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे हर डायरेक्शन में से पानी गिर रहा है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है बेसिकली, अगर मैं इसकी एक डायरेक्शन में पानी कितना गिरा पा रहा है वहां तक निकाल लूं, लेट्स से इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, इतना ये अगर गीला कर पा रहा है, तो अगर ग्राउंड की बात करें, आपको 3D अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश अपन करें, तो ये ग्राउंड है, यहाँ बीच में फाउंटेन लगा हुआ है, ये इस तरफ भी पानी फेंक रहा है, ये इधर भी पानी फेंक रहा है, इधर भी पानी फेंक रहा है, हर तरफ ये पानी फेंक रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो पूरा कितना एरिया गीला हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है, कितना एरिया, तो बेसिकली सर्कल का एरिया आपसे पूछा गया है, इस सर्कल का एरिया आपसे पूछा गया है। अब इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर मुझे रेडियस पता है, दिस रेडियस इज नथिंग बट रेंज इन वन डायरेक्शन, कोई एक को आप उठाइए तो ये जो रेंज है यही रेडियस कहलाएगी यहाँ पे। तो एक बार आप रेंज निकाल लीजिए, रेंज मिल गई तो रेडियस मिल गई, रेडियस मिल गई तो अपने को ये पाई आर स्क्वायर से पूरा एरिया मिल जाएगा जो पूरा फाउंटेन की वजह से गीला हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो रेंज निकालना में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड दिस आर इज इक्वल टू रेंज, और रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। पुट करते हैं तो u आपको दे रखा है 10, 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 60 डिग्री बाय g इज 10, तो यहाँ से आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल तो ऊपर बचा 10, साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, तो यहाँ से आपकी रेडियस आ गई 5 रूट 3, दिस इज द रेडियस। अब अपने को चाहिए था इसका एरिया, सो एरिया कैन बी गिवन एज पाई आर स्क्वायर। पहली बात तो सर्कल बनेगा, सर्कल क्यों बनेगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में बराबर बराबर डिस्टेंस पे पानी गिरेगा, हमेशा जानते हैं कि हर डायरेक्शन में बराबर डिस्टेंस पे पानी जाके गिरेगा, तो ये एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। सो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर ये रहा 5 रूट 3 का स्क्वायर, सो योर आंसर इज 75 पाई मीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। 5 रूट 3 का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75, 75 पाई मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस वापस से। अच्छा, इस क्वेश्चन में और मॉडिफाई क्या कर सकता है, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ये कर सकता है कि इन द अबव क्वेश्चन find maximum ground area that can be wet by fountain। मैक्सिमम ग्राउंड एरिया कितना हो सकता है जो फाउंटेन की वजह से वेट हो जाएगा। अब मैक्सिमम एरिया की बात है, एरिया मैक्सिमम कब होगा, कोई आइडिया कब एरिया मैक्सिमम होगा, कब होगा मैक्सिमम एरिया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा 45 से, बहुत बढ़िया। थीटा 45 पे क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब थीटा 45 डिग्री होती है ना तो रेंज मैक्सिमम हो जाती है, रेंज मैक्सिमम मतलब जब जो फाउंटेन से पानी गिर रहा है वो 45 डिग्री पे अगर गिरेगा तो मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा, तो अपना आंसर हो गया। अपन जानते हैं आर मैक्स जो होता है वो होता है यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ये फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 90 इज 1, सो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाई जी। अपना केस हो गया, दिस इज 10 स्क्वायर बाय 10, आंसर इज 10 मीटर्स। तो इस बार जो रेडियस मिल रही है 10 मीटर्स मिल रही है, इस बार जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10 का स्क्वायर व्हिच इज 100 पाई, 100 पाई मीटर स्क्वायर इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी वेट। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकता था, पूछ सकता था कि एक कैनन लगा दिया, ठीक है, एक तोप लगा दी, अब उस तोप से गोलियां चल रही है, गोले चल रहे हैं, तो बताओ भाई कितना मैक्सिमम एरिया जो है वहां पे कवर किया जा सकता है, उससे उसके सराउंडिंग कितना एरिया कवर किया जा सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से करना है इसमें, इसी तरीके से आंसर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी वे, हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे उसको प्रोसीड करना है। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, या एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, चलिए कॉन्सेप्ट आपके पास है, ये चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, जो अभी अपन ने वेलोसिटी वाला पढ़ा था ना उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज इफ अ प्रोजेक्टाइल
is projected with initial speed u at an angle theta with ground, then find the time when its velocity is perpendicular to its initial velocity. Its velocity is perpendicular to its initial velocity. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस बात को समझ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया किसी स्पीड u से एट एन एंगल थीटा, तो ये घूमेगा यहाँ पे, यहाँ के गिरेगा इस तरीके से। आपसे वो टाइम पूछा गया, लेट्स से दिस टाइम इज 0, t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया, तो कितने टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी हम जानते हैं हर डायरेक्शन पे, हर पॉइंट पे चेंज होगी। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, हर जगह वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो किस जगह पे आके कितने टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। v इज परपेंडिकुलर टू u, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। किस टाइम पे वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू u, दिस v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस u वेक्टर, वो टाइम आपको बताना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है। अब इसको कैसे अप्रोच करें? अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं। हमें बात समझ में आती है कि वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर होने की बात यहाँ पे की गई है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो हमने डॉट प्रोडक्ट में एक रिलेशन पढ़ा था, याद कीजिए। दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then a dot b इक्वल टू ए बी cos थीटा, एंड थीटा अगर 90 है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज, इफ थीटा इज 90 देन दिस कंप्लीट थिंग इज 0, यानी a डॉट b शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कंडीशन है, और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखनी है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 कर सकते हैं। ये अपने पास एक अच्छा आइडिया बन गया। अब अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इनिशियल स्पीड, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। मैं लेता हूँ यहाँ पे दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। कंपोनेंट लेना आपको आता है, दिस इज यू कॉस थीटा, दिस इज यू साइन थीटा। जिधर थीटा वो कॉस थीटा, दूसरा वाला साइन थीटा। तो यू को लिखा जा सकता है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे कंपोनेंट्स लेने में और वेक्टर को लिखने में। दूसरी बात, v के कंपोनेंट्स लेने हैं। v के कंपोनेंट्स देखते हैं, तो v के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। दिस इज vx, दिस इज vy। और हम अभी लिखे थे, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, देखो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। vx और vy कितना कितना आया था, यहाँ पे आपके पास है। देखिए, हमने बोला था कि vx जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा इनिशियल स्पीड के सेम रहता है, तो दिस इज इक्वल टू u cos थीटा। एंड vy जो होता है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है u sin थीटा माइनस gt, और ये टाइम अपने को चाहिए, तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं, दिस इज u sin थीटा माइनस gt, दिस इज u cos थीटा। पुट करते हैं, vx या v वेलोसिटी अगर पूरा लिखा जाए तो v वेलोसिटी इज vx i कैप प्लस vy j कैप, एंड vx इज नथिंग बट u cos थीटा, ये कभी चेंज नहीं होता, x इस डायरेक्शन में स्पीड, प्लस इधर हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये आपके पास आ गए दोनों वेक्टर्स। अब आपसे बोला गया है कि u इज परपेंडिकुलर टू v, u इज परपेंडिकुलर टू v, इसका मतलब आपको करना है u डॉट v इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए 0। डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना आता है। क्या करते थे, i वाले को i से मल्टीप्लाई करते थे, याद है डॉट प्रोडक्ट कैसे किया था, i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से मल्टीप्लाई करो, और जो भी साइन है बीच में प्लस माइनस वो लगा के इक्वल टू 0 कर दो।
तो करते हैं यहाँ पे, i को i से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, मिलेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस j को j से करेंगे तो ये j है, इधर ये पूरा j है, तो u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय u साइन थीटा माइनस gt इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं तो इधर से आ रहा है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आता है प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ रहा है माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा यहाँ पे एक अपन ने गड़बड़ कर दी है, और वो गड़बड़ क्या है देखिए जल्दी से। वो गड़बड़ है यहाँ पे ये कि इस बार वेक्टर कैसा है, देखो यहाँ पे वेक्टर कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जब वेक्टर दिस वेक्टर इज डाउनवर्ड्स, अच्छा नहीं ठीक है, वो टाइम के साथ एडजस्ट हो जाएगा, हम सॉरी, वो टाइम के साथ एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हमने हमेशा पॉजिटिव ऊपर को लेके चला है, हम उसी को लेके चल रहे हैं, जैसा भी आएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये दोनों मिलके हो गए यू स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गए, बचा आपके पास यू स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू 0। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू u बाय जी साइन थीटा, दिस इज द टाइम। देखिए एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा, u बाय जी साइन थीटा विल गिव यू द टाइम। तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट दिस टाइम विल बी द परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। ये अपने को आंसर मिल गया, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये जो तरीका था, ये हमने वेक्टर फॉर्म से सॉल्व किया इसको। हमने देखा कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर्स से जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे यूज किया, अपना आंसर बताया। ठीक है, दूसरा इसका जो मेथड हो सकता है बिना वेक्टर्स के, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मेथड 2। दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, अब दूसरा मेथड देखने के लिए फिर इसको फिर से बनाते हैं, ये ऐसा है, यहाँ पे आके गिरा, ये इसकी इनिशियल स्पीड है यू, दो कंपोनेंट्स हैं u cos थीटा, एंगल थीटा है, इधर u sin थीटा, यहाँ जो भी वेलोसिटी है इसकी, इसके भी दो कंपोनेंट्स vx और इधर आ गया vy। अब अगर ये टोटल परपेंडिकुलर होना चाहिए तो ये तो हमेशा सेम है भैया, u cos थीटा, ये भी आएगा u cos थीटा, दिस इज ऑल्सो u cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, तो ये भी u cos थीटा है। परपेंडिकुलर अगर करना है तो इसका जो नेट आता है वो इसके नेट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब कैसे देखें परपेंडिकुलर को, क्या देखा जाए, कौन से कंपोनेंट यहाँ पे इक्वल करें और कौन से कंपोनेंट को यहाँ पे हम परपेंडिकुलर करें, इस बारे में सोचो जरा सा। मैं कैसे कह सकता हूँ कि दो वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर है, अगर उनके वेक्टर्स या उनके कंपोनेंट्स कैसे कैसे हो यहाँ पे, कोई आइडिया, एनी आइडिया कैसे किया जाए? चलो ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हम बाद में देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इस वाले मेथड को अपन रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने के बाद उस पर जाएंगे, ताकि आपको वेक्टर्स और उनका रिलेशन जो है वो और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो इसको अपन उसके बाद के लिए रखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के बाद के लिए रखते हैं, ताकि अच्छे से उसको अपन समझ पाए। अभी अपन देखते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन इसमें क्या देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपने अभी तक जितना पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सारा प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा था? आपने जो मोशन पढ़ा अभी तक वो सारा था ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन। देखा आपने अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ से किया, यहाँ पे आके गिरा, ऐसा सारा ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन आपने अभी तक देख लिया। ग्राउंड टू ग्राउंड या सेम लेवल पे प्रोजेक्टाइल मोशन आपने देखा, इसको बोल सकते हैं सेम लेवल, जिधर से फेंका था उसी लेवल पे वापस आके वो फाइनली लैंड हुआ, सेम लेवल वाला आपने देख लिया। अब अपना जो सेकंड इसका टाइप आता है, टाइप 2, वो आता है प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट,
ये अपना इसका पार्ट 2 आता है। अब इसमें भी 3 टाइप की सिचुएशंस बन सकती हैं। 3 टाइप की सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं? देखो, आप एक टावर पे खड़े हुए हो, ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं। आप एक टावर पे खड़े हुए हो, आपके हाथ में है एक बॉल, ठीक है। आप इस बॉल को या तो सीधा सीधा नीचे ड्रॉप कर सकते हो, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोशन इन 1D में। मोशन इन 1D में आपने क्या पढ़ा कि आपने इस बॉल को ऐसे ड्रॉप किया, ये स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नीचे आके गिर गया था। दिस वाज मोशन इन 1D जब ड्रॉप किया गया। अब हम बात कर रहे हैं 2D मोशन की, 2 डायमेंशन में हमें मोशन देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपने इसे इस तरीके से फेंका, हॉरिजॉन्टली इसको फेंका विद एन इनिशियल स्पीड u। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है तो एक ऐसा पाथ कवर करेगा, ये यहाँ से चलेगा, ऐसे आके ये कहीं यहाँ पे गिर जाएगा। ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो एक तो हम ये केस पढ़ेंगे। दूसरा, इसी में आप क्या कर सकते थे कि आप इसी टावर पे खड़े हैं, आपके पास यही बॉल है, आप इसे इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंक सकते थे। तो ये क्या होगा, इस बार ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके गिरेगा यहाँ पे। ये इसका दूसरा टाइप का प्रोजेक्शन हो सकता है, इसे कह लेंगे अपवर्ड प्रोजेक्शन। और तीसरा जो इसका प्रोजेक्शन हो सकता है, आप समझ ही गए होंगे कि क्या हो सकता है। अब तीसरा जो इसका प्रोजेक्शन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप इसे नीचे की तरफ ऐसे फेंकें। तो जब नीचे की तरफ फेंकेंगे तो ये कुछ इस टाइप के मोशन में चलेगा, ये फाइनली यहाँ पे गिर जाएगा, ऐसा मोशन इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के मोशन इसमें अपने को डिस्कस करने हैं। हमेशा एंगल अपन हॉरिजॉन्टल से ही कंसिडर करते हैं, तो उसी हिसाब से अपन एंगल भी आके लेके चलेंगे। इसको बोलेंगे डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। अब इन सबको देख के एक बात समझ में आती है कि इन सब में मोशन 2D में है, 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है। और हम बेसिक जानते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि कोई भी 2 डायमेंशन मोशन को आप 2 इंडिविजुअल 1D मोशन में तोड़ सकते हो। कौन कौन से 2 मोशन होने चाहिए? दोनों परपेंडिकुलर मोशन। जब भी प्रोजेक्शन की बात है, एक हॉरिजॉन्टल ले लो, एक वर्टिकल ले लो। एक हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा वर्टिकल मोशन। आसानी से सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं अगर आप बेसिक अपना जानते हैं तो। कोई फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना फंडा क्लियर रखते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, किसी भी मोशन को 2 मोशन में, मोशन को तोड़ना है 2 में, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लीजिए तो यूएस, ए एक्स, एस एक्स और टाइम टी। सिमिलरली यहाँ पे यू वाई, ए वाई, एस वाई एंड टाइम टी। यही बातें अपने को हमेशा देखनी है। बाकी फॉर्मुलाज अपन जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस एफ स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब कैसे इसको अपन सॉल्व करें? तो फर्स्ट फर्स्ट अपन सिचुएशन देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कि भैया वो यहाँ पे है, यहाँ से एक बॉल को इस तरीके से फेंका गया विद स्पीड u। ये हाइट है h, इसका कुछ पाथ बनेगा ऐसा, यहाँ आके गिरेगी है। अच्छा, एक बात तो तुम्हें क्लियर है ना कि ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चलती चली जाएगी। इसका जो पाथ होगा वो इसे नीचे की तरफ गिरेगा। ऑब्वियसली ग्रेविटी अपना काम दिखाएगी, ये इस तरीके से आके यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। अगर एक्स और वाई डायरेक्शन देखा जाए तो दिस डायरेक्शन इज एक्स, दिस डायरेक्शन इज वाई। आप चाहे ऊपर को पॉजिटिव लो, आप चाहो नीचे को पॉजिटिव भी ले सकते हो। मैं चाहूँ तो नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। मैंने नीचे को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। अब इसका अगर इनिशियल स्पीड देखी जाए तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड जो है पूरी की पूरी यू एक्स डायरेक्शन में है, ये पूरा का पूरा डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, आप बताएंगे जरा? इस डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? यू वाई। व्हाट इज यू वाई? इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? एनीवन, इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? सोच के बताओ जरा सा, क्या लिखोगे आप इस डायरेक्शन की स्पीड?
आपने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है ना, तो वर्टिकल में उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? कुछ लोग आप ठीक सोच रहे हैं, कुछ में से आप में से कुछ लोग ठीक सोच रहे होंगे बिल्कुल, कि वर्टिकल में तो कोई स्पीड दी ही नहीं ना आपने, वर्टिकल में इसको कोई इनिशियल स्पीड नहीं दी है। जब वर्टिकल में स्पीड ही नहीं है तो इनिशियल स्पीड इन वर्टिकल इज 0। इनिशियल स्पीड इन वर्टिकल इज 0। बस यहां तक आप अगर समझ गए तो आराम से सारा काम आप कर लेंगे। हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो तो 0 होता है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, और मैं प्लस जी लिखूंगा क्योंकि मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रखा है, जी भी नीचे की तरफ ही होता है, जी भी इस डायरेक्शन में है, वाई भी पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन इन वाई जी हो गया पॉजिटिव जी। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, जितना ये यहाँ से दूर जाके गिरा इसको बोलते हैं रेंज, दिस इज रेंज। डिस्प्लेसमेंट इन वाई, कितना नीचे आया ये, यहाँ था ग्राउंड पे आके गिर गया, वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एच के बराबर, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, एच के बराबर। टाइम इधर भी टी लगा इधर भी टी लगा क्योंकि सेम टाइम तक ये चलता रहा। फिर से वही सारी बातें हैं अपने पास, देखो अपने को निकालना है कितना टाइम इसको लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं इसको टाइम को यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर कर देता हूँ, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहली चीज अपन यहाँ देखते हैं कि बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो क्या कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है, वाई की इनिशियल स्पीड पता है, वाई में जी भी पता है, ये सारी चीजें पता है, केवल टाइम अननोन है, इधर इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो लगाता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन। वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से मिलता है h, देखो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, मैंने नीचे को पॉजिटिव माना है ना, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आई है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, इसलिए प्लस h। इनिशियल स्पीड 0, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से अगर टाइम देखो तो कितना मिलता है, √2h/g। अरे ये टाइम कहीं देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा था ऐसे, कहाँ देखा था इसको √2h/g टाइम को, कौन से मोशन में देखा था, याद करना जरा, ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था पहले, t इज इक्वल टू √2h/g कहाँ पढ़ा था पहले, किसी को याद आ रहा है? दिस वाज द सेम फॉर्मूला इन फ्री फॉल मोशन, याद करो, फ्री फॉल मोशन में भी सेम फॉर्मूला आया था। फ्री फॉल में क्या था, आपने ड्रॉप कर दिया था किसी पार्टिकल को ऊपर से, ऐसा मोशन था ना जो आपने पढ़ा था 1D मोशन में, कि यहाँ यह है एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया गया, इनिशियल स्पीड 0 थी, यहाँ से ड्रॉप किया गया था ऐसे, अगर एच हाइट कवर करता था तो नीचे आते आते इसको जो टाइम लगता था वो लगता था √2h/g के बराबर, और नीचे जब पहुंचता था उसकी वेलोसिटी हो जाती थी √2gh के बराबर। ये सारे फॉर्मूलाज चमक रहे हैं, याद आ रहे हैं कुछ कुछ। सेम टाइम इसको यहाँ भी लगेगा, क्यों लगेगा, भैया यहाँ भी तो ड्रॉप ही किया है, हम वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन देख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो यहाँ भी इनिशियल स्पीड 0 ही है ना, वही जी लग रहा है, वही एच डिस्प्लेसमेंट है, वही इनिशियल स्पीड 0, तो सेम ही तो फॉर्मूला बनेगा और क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका यहाँ भी आएगा बिल्कुल सेम, √2h/g, जब वर्टिकल में इनिशियल स्पीड इसकी है 0। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, वर्टिकल में इनिशियल स्पीड 0, टाइम मिल गया। अब यहाँ से अपन रेंज निकाल सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके गिरेगा। रेंज बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ये डिस्टेंस, फुट ऑफ द टावर मतलब ये, यहाँ से पॉइंट ऑफ द लैंडिंग ये, इसका डिस्टेंस इज रेंज, ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब रेंज हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट है तो निकाल सकते हैं x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट इज रेंज, इनिशियल स्पीड इज u, यहाँ पे लिखा है देखो आपने, इनिशियल स्पीड कितनी है, u के बराबर है, एक्सेलरेशन कितना है 0 के बराबर, टाइम कितना है t के बराबर, रखते हैं, तो यहाँ से मिलेगा इंटू टी प्लस ये तो है पूरा क्वांटिटी 0, तो यहाँ से रेंज कितना आएगा u इंटू टी, और टाइम अभी आपने कैलकुलेट किया √2h/g के बराबर, तो यहाँ से आपको रेंज मिल गई u इंटू √2h/g, दिस इज द रेंज, ये आपका आंसर आ गया रेंज का।
मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं हमें, ये सारे हमें बेसिक याद होना चाहिए। किसी भी मोशन को 2 डायमेंशन में तोड़ना हमें आना चाहिए। बाकी फॉर्मूलाज तो 1D मोशन में हमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं कि अब तो आराम से आ गए होंगे आपको कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज पूछी जाती है कि बताइए, तीसरी बात यहाँ पे, वेलोसिटी just before striking the ground, just before striking the ground, जमीन पे टकराने से ठीक पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है भैया, ये देख लेते हैं। यहाँ से फेंका था इसको इस डायरेक्शन में, दिस इज यू, ये यहाँ के गिर रहा है यहाँ पे कहीं पे, इस समय इसकी वेलोसिटी पूछी गई है, दिस v वेलोसिटी इज आस्क्ड। अगर ये v पूछा गया है तो इस v के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक ux या सॉरी vx, एक होगा vy। अगर ये 2 कंपोनेंट पता है तो फिर अपना आंसर लिख सकते हैं v के केस में। और vx vy निकालना कौन सी बड़ी बात है, आप जानते ही हो, ux आपको पता है, uy आपको पता है, ax आपको पता है, ay पता है, आपको टाइम भी पता चल चुका है। अब ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाइए, अपना आंसर बताइए। तो इनिशियल स्पीड x में u है, y में 0 है, इधर एक्सेलरेशन 0 है, इधर एक्सेलरेशन g है, और टाइम आपने अभी निकाला √2h बाई g के बराबर है। पुट करते हैं, अपना आंसर बताते हैं। तो vx अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखूंगा, ux प्लस ax इंटू टी, यही होगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ax है 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी है सिर्फ g वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो यहाँ 0, vx इक्वल टू ux, अरे ये तो फिर से वैसा ही आ गया जैसा अभी हम पढ़ के आए थे प्रोजेक्टाइल में, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और ऑब्वियसली नहीं होगी, कोई फोर्स नहीं है वहां पे। सो vx इक्वल टू ux इक्वल टू u, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u के बराबर, ये हमेशा u रहेगी, इज इक्वल टू u। ठीक है। ऐसे ही अगर y डायरेक्शन में देखो vy, तो uy प्लस ay इंटू टी, यहाँ से कितना मिलेगा vy, uy तो 0 है इनिशियल स्पीड, दिस इज g, एंड टाइम आपको लगा था √2h बाई जी, देखो कितनी मिल गई, √2gh। अरे ये भी पड़ा पड़ा लग रहा है, मैंने भी आपको बताया था फ्री फॉल में दिस इज दी, फ्री फॉल में दिस इज द स्पीड जो देखी जाती है, √2gh, यही तो होती है फ्री फॉल में वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड, √2gh। तो ये आपको दोनों स्पीड मिल गई, दोनों स्पीड क्या क्या मिल गई, ये है u के बराबर, ये है आपकी √2gh के बराबर। तो आप अपना फाइनल स्पीड लिख सकते हैं, फाइनल स्पीड इज गिवन बाय u i कैप माइनस √2gh j कैप, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है, vy इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए माइनस j कैप, ये इधर था, प्लस u i कैप माइनस √2gh j कैप, दिस इज द वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम, या जब ये यहाँ पे आके गिरेगा, दिस इज द वेलोसिटी। ये आपके यहाँ का आंसर। अब यहाँ से स्पीड पूछ ले, अगर ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, अगर स्पीड पूछ ले तो स्पीड निकाल सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2gh, ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 2gh। तो u स्क्वायर प्लस 2gh इज द स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इस स्पीड के साथ ग्राउंड पे टकराएगा आके। तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से पूछे जा सकते हैं और आराम से किए भी जा सकते हैं। सिमिलरली जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट था, बी और सी पार्ट, बी में क्या था, अपवर्ड प्रोजेक्शन वाला। अब आप समझ चुके हैं कि क्या चेंजेस यहाँ पे होने वाले हैं। चेंजेस, एकमात्र जो चेंज यहाँ पे होगा वो होगा कि इस बार एक्स डायरेक्शन में भी एक स्पीड है और वाई डायरेक्शन में भी एक स्पीड है, क्योंकि ये यू पे जा रहा है, इधर थीटा है, तो दिस इज यू कॉस थीटा, एंड वाई डायरेक्शन में भी एक इनिशियल स्पीड है यू साइन थीटा। अभी तक क्या था, आपने जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखा तो आपने इस प्रोजेक्शन में इनिशियल स्पीड इन वाई इसको 0 बोला था, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं थी। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें इस डायरेक्शन में भी स्पीड है, ऊपर की तरफ है। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से, ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव, ऊपर को मान लेते हैं पॉजिटिव, मान लीजिए अपना कहा जाता है। तो इनिशियल स्पीड इन एक्स यू कॉस थीटा, इनिशियल स्पीड इन वाई यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन एक्स 0, एक्सेलरेशन इन वाई माइनस जी, क्योंकि इस बार अपन ने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है तो माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स जो रेंज के बराबर होगा, जो जहां आके गिरेगा, मान लीजिए यहाँ के गिरता है तो दिस इज द रेंज। डिस्प्लेसमेंट इन वाई
हाइट के बराबर, क्योंकि ये यहाँ से चला था, यहाँ तक फाइनली पहुंचता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एच। और ये भी माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ है, आई एम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस एच। ये आपकी सारी वैल्यूज हो गई। टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ले लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ले लीजिए। अब आपके पास सारी चीजें हैं, आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट करेंगे, इस टाइम को जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। वैसा ही करना है, बिल्कुल वैसा ही करना है। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको ये बनाना आ गया है ना, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये बना सकते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये अब सीधा सीधा सा हिसाब है, ठीक है। सो अपनी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो एक बार फिर से ज्वाइन करते हैं और लास्ट केस देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं।